नमस्कार। आज हम बात करेंगे नोएडा की विधानसभा सीटों के बारे में। और नोएडा की विधानसभा सीटों के बारे में जो मैं बात कह रहा हूं, वो नोएडा शब्द मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कायदे से मुझे कहना चाहिए गौतम बुद्ध नगर जिले की 3 विधानसभा सीटों के बारे में। क्योंकि पहले गौतम बुद्ध नगर का जो नोएडा नाम हुआ करता था, बहुत फेमस था। बाद में गौतम बुद्ध नगर इसका नाम कर दिया मायावती जी ने जिले का। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गौतम बुद्ध नगर और नोएडा अलग-अलग चीजें हैं। लेकिन गौतम बुद्ध नगर जिले का नाम है और इसमें 3 विधानसभा सीटें हैं, नोएडा, दादरी और जेवर। इन विधानसभा सीटों के बारे में जो चुनाव का वर्तमान सीन है, प्रत्याशियों का ऐलान आपको पता ही है, हो चुका है। पहले चरण में ही मतदान होना है। इन सब की जानकारी देने के लिए मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार नोएडा से देवेंद्र शर्मा। देवेंद्र, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। और देवेंद्र, वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें आप ये बताइए कि जो हाई प्रोफाइल सीट है यहाँ की, वैसे तो पंकज सिंह की वजह से, जो राजनाथ सिंह के बेटे हैं, नोएडा सीट बहुत फेमस है। लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से जो हाई प्रोफाइल सीट है इस समय, वो जेवर सीट है। उसके बारे में बताइए, प्रत्याशियों के बारे में बताइए और क्या सीन है उसके बारे में बताइए। सर, जेवर विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग एमएलए धीरेन्द्र सिंह को अपना कैंडिडेट बनाया है। यहां से आरएलडी और समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनको कभी मीरापुर विधानसभा से 2017 एमएलए रहे अवतार सिंह भडाना को अपना उम्मीदवार बनाया है। अवतार सिंह भडाना के बारे में आप जानते हैं कि एक सिनेरियो चला कि उन्होंने पर्चा दाखिल किया, फिर कोविड की बात करके पर्चा वापस की बात आई और शाम को फिर उन्होंने खुद डिनाई किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। वो एक अलग बात है। बहुजन समाजवादी पार्टी ने नरेंद्र सिंह भाटी को अपना उम्मीदवार बनाया है। सर, एक बात बता दूं कि नरेंद्र सिंह भाटी यहाँ पर एक चर्चित चेहरा भी हैं, जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं और हाल ही में उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन किया है। कांग्रेस ने यहाँ से मनोज चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। मनोज चौधरी पूर्व में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हैं। यहाँ पर सर, यह सीट 2017 से पहले बसपा के खाते में रही और ये लगातार यहाँ से 3 बार वेदराम सिंह भाटी बसपा के टिकट पर चुनाव जीतते रहे हैं। वेदराम सिंह भाटी 2 बार बहुजन समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। सर, यहाँ के राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा करने से पहले मैं 2 मिनट के लिए आपको बता देता हूं यहाँ की स्थिति क्या रही है। 2017 में यहाँ पर वेदराम सिंह भाटी ने कांग्रेस पार्टी के धीरेन्द्र सिंह को, ध्यान दीजिएगा सर, कांग्रेस पार्टी के धीरेन्द्र सिंह को चुनाव हराया था और वर्तमान में धीरेन्द्र सिंह सिटिंग एमएलए है भारतीय जनता पार्टी के। तो एक बात है कि धीरेन्द्र सिंह का चेहरा उस समय चर्चा में आता है जब भट्टा पारसौल किसान आंदोलन होता है और जब पूरे जिले में धारा 144 लगा दी जाती है, तब किसी को भी, किसी बड़े नेता को जिले में एंट्री नहीं होती है। तब धीरेन्द्र सिंह बाइक में बैठा के राहुल गांधी को अपने क्षेत्र में लाते हैं और जो भट्टा पारसौल किसान आंदोलन के पीड़ित किसान थे उनके घर तक ले जाते हैं, तो एक बड़ा नाम बनते हैं। 2012 के अंदर जो चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सुनिएगा सर। 2012 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होते हैं सुंदर सिंह राणा और सुंदर सिंह राणा को महज 6334 वोट यहां से मिलती हैं। कांग्रेस के टिकट पर धीरेन्द्र सिंह 2012 में चुनाव लड़ते हैं और वह 58,024 वोट प्राप्त कर दूसरे नंबर पे आते हैं। पहले नंबर पर बहुजन समाजवादी पार्टी के वेदराम भाटी होते हैं। तो एक बात तो यहां जेवर सीट पर तय थी कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और धीरेन्द्र सिंह काफी जोर लगाने के बाद भी चुनाव नहीं जीत पा रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी को एक विनिंग कैंडिडेट चाहिए था और धीरेन्द्र सिंह को एक ऐसी पार्टी का सपोर्ट चाहिए था जिसके एक बहुत मजबूत कैडर बेस हो। तो 2017 के चुनाव से जस्ट पहले धीरेन्द्र सिंह कांग्रेस को छोड़कर करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं। धीरेन्द्र सिंह लगभग 28,000 वोटों से वेदराम भाटी को चुनाव हरा देते हैं। यहां पे सर मैं अब बात करता हूं, जो मुख्य मुकाबला था अवतार सिंह भडाना के पिक्चर में आने से पहले बहुजन समाजवादी पार्टी और धीरेन्द्र सिंह के बीच चुनाव होना था, लेकिन अचानक पिक्चर में गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर अवतार सिंह भडाना की एंट्री होती है और इन्होंने माहौल को थोड़ा बदला है। बदला किस तरह सर? उन्होंने धीरेन्द्र सिंह को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं किया है, क्योंकि मेरी नजर में धीरेन्द्र सिंह के द्वारा 2017 में चुनाव जीतने के बाद ही इस सीट पर अपनी तैयारी बहुत जोर शोर से कर दी थी। उनका चुनाव मैनेजमेंट, हर मौके को उन्होंने एक इवेंट बनाया और इवेंट को बहुत जबरदस्त तरीके से प्रचार किया,
जिससे वो लोगों के बीच बहुत जबरदस्त पकड़ बनाने में कामयाब हुए। उसके बाद उनकी जीवन शैली इस तरह की मतलब बना के रखी उन्होंने कि जनता के बीच में रहना, जनता की किसी भी कार्यकर्ता के घर चला जाना, अपने क्षेत्र में दौरे पैदल करना, किसी के घर बैठकर, इवन आप मान के चलिए कि दुख सुख के छोटी छोटी घटना में वो शामिल रहे। इससे पता चलता है कि धीरेन्द्र सिंह ने 2017 के चुनाव के बाद 2022 की तैयारियां शुरू कर दी थी। जमीनी स्तर पर नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री ऑफिस से लेकर के केंद्रीय मंत्रियों तक अपनी पकड़ मजबूत रखी। इसी बात जब अवतार सिंह भड़ाना की एंट्री होती है तो उन्होंने दूसरे नंबर के कैंडिडेट नरेंद्र भाटी को बहुत ज्यादा प्रभावित किया, क्योंकि कॉमन वोट बैंक यहां दोनों का गुजर रहा और गुजर को दोनों ने बांटा है। तो मेरी नजर में यह है कि उन्होंने बसपा कैंडिडेट को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। भाजपा कैंडिडेट जहां खड़े थे वो आज भी खड़े हैं। उन्होंने बसपा को नंबर 3 पे करके खुद नंबर 2 की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। यहां से सर मैं बात करता हूं एक एक कैंडिडेट के पॉजिटिव यानी सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलुओं की। जी जी बिल्कुल सही। अवतार सिंह भड़ाना के फेवर में जो सकारात्मक पहलू जा रहे हैं सर, वो है एक तो इनका संसाधनों का बहुत जबरदस्त तरीके से भारी प्रयोग। हम सभी जानते हैं, जो राजनीति के जानकार हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि अवतार सिंह इनका तो मनी गेम होता है हर जगह। इनका एक दाव है, वो चल गया तो ये अखाड़ा जीत जाते हैं, वरना तो ये चित हो जाते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप देखिए 1999 का मेरठ लोकसभा चुनाव महज 15 दिन के अंदर 3 बार चुनाव जीत लिया था, एमपी को हराकर चुनाव जीते। वो उनका यही दाव था। एक इनका फैक्ट, लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको देवेंद्र, अवतार सिंह भड़ाना के बारे में एक बात बताऊं कि लगातार 3 लोकसभा चुनाव भी हार चुके हैं वो, और ये दबंगई उनकी जो है, जहां उनका गढ़ है फरीदाबाद, वहां पे नहीं चल पा रही है। ये यूपी वाले ही बेवकूफ बन जा रहे हैं अवतार सिंह भड़ाना से। जिस पहलवान का एक दाव कोई क्षेत्र का जनता जान जाती है तो दोबारा नहीं चलने देती है, ये भी तय है। जहां से एक बार जीते दोबारा जीतना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हर बार सीट बदल लेते हैं ये। हाँ, तो दूसरा इनका एक सकारात्मक पहलू है, एक अस्थायी पहलू है, और जो सितंबर 2021 में पैदा हुआ था, ये मिहिर भोज प्रकरण गौतम बुद्ध नगर में बड़ा जबरदस्त है, और राजनीतिक पार्टियों ने इसे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सेव करके रखा कि जब चुनाव आएंगे तब हम इसको भाजपा को लपेटेंगे। यहां सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर बड़ा विवाद चला। तो एक यहां पर गुर्जर मतदाता इस कारण भी इनके फेवर में जाता है। हालांकि यहां पर गुर्जर मतदाताओं की संख्या लगभग 45 से 50 के हजार के बीच में है। उनमें से बसपा कैंडिडेट भी उनको काटेगा, क्योंकि 3 यहां गुर्जर प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के, बसपा के और गठबंधन के सर। और ये जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, ये कौन सी उससे हैं? ये ठाकुर हैं सर। अच्छा, तो यहाँ पर हमें सभी इक्वेशन बताइए इसकी, जेवर की, कौन कौन यहाँ पर कितने वोटर हैं? जेवर विधानसभा पे सबसे ज्यादा लगभग 85,000 यहाँ पर दलित है सर। ये प्लस फैक्टर जाता है जो मैं आपको बताता, ये जाता है बसपा के लिए। दूसरे नंबर पर यहाँ पर लगभग 65,000 करीब ठाकुर हैं। ठाकुर में अगर कुछ देखा जाए तो बहुत अच्छी कंडीशन में धीरेन्द्र सिंह है। एक तो जाट इक्वेशन, दूसरा उनका भाजपा इक्वेशन, और तीसरा जाट अगर कहीं जाट उनका ठाकुर है सर। ये ठाकुर मतदाता अगर कहीं जाता भी तो मिहिर भोज प्रकरण, चूंकि गुर्जर और ठाकुर के बीच का विवाद है, तो वह भी उस कारण से, क्योंकि गुर्जर अगर गठबंधन की तरफ मिहिर भोज प्रकरण से आए हैं तो ठाकुर इस प्रकरण के कारण बैकफायर होकर के भाजपा की तरफ गए हैं, ये नो डाउट है सर। अब इनके नेगेटिव फैक्टर की बात करते हैं, जो इनके नकारात्मक पहलू पे जाते हैं। दूसरा सर, ये एक बाहरी उम्मीदवार है। जेवर की जनता बाहरी और स्थानीय पे देखती है तो धीरेन्द्र सिंह इन पे भारी पड़ते हैं सर, और ये बाहरी है। और जैसे सोशल मीडिया का जमाना, सबको पता है कि अवतार सिंह भड़ाना एक बार जहां से जीतते दोबारा नहीं आते, तो लोग इस बात को लेकर भी चर्चा करते हैं। ये इनका एक नकारात्मक पहलू है। बार बार सीट बदलना इनकी एक राजनीतिक टेंडेंसी है, वो इनका एक नेगेटिव पहलू है। ये इनकी स्थिति है सर। अब बात करते हैं धीरेन्द्र सिंह के कुछ नकारात्मक पहलू भी है सर। पॉजिटिव पहलू है उनका, उन्होंने विकास बहुत किया है क्षेत्र में, स्थानीय है, मैनेजमेंट बहुत गजब तरीका करते हैं, हर घटना को, इवेंट को मैनेजमेंट बनाना इनको अच्छी तरह से आता है। भाजपा के कैंडिडेट है, मैं पहले बता चुका हूं, भाजपा और धीरेन्द्र सिंह इस समय एक दूसरे के पूरक है। बिना भाजपा के धीरेन्द्र सिंह चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन यह भी तय है कि बिना धीरेन्द्र सिंह के भाजपा अपना कैंडिडेट यहां से नहीं जिता सकती, क्योंकि धीरेन्द्र सिंह दोनों एक दूसरे के पूरक हो चुके हैं सर। भले ही ये धीरेन्द्र सिंह बिना भाजपा के चुनाव ना जीते। तो जेवर सीट के बारे में जो आपकी बात से मैं समझ पा रहा हूं कि यहाँ पर पहले बसपा और बीजेपी में टक्कर हो रही थी,
लेकिन एंट्री जब होती है अवतार सिंह बढ़ाना की तो गठबंधन फाइट में आ जाता है। ये आपसे मैं पिक्चर समझा हूं। जी जी और अभी पलड़ा आपके हिसाब से जी। मानना है कि धीरेन्द्र सिंह जिनका भारी पड़ रहा है, पहले कांग्रेस में धीरेन्द्र थे सिंह बहुत और भारी बीजेपी है में सर। आ गए थे। अब थोड़ा सा दादरी के बारे में देखिए इस बताएं, घटना का दादरी यही सीट के कंक्लूजन बारे में। सर, दादरी से पहले मैं नोएडा को चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि हाँ दादरी को नोएडा, लेकर के आप नोएडा ले लीजिए। सर जी, नोएडा पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो सिटिंग एमएलए थे पंकज सिंह, जो कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं, उन्हीं को अपना उम्मीदवार बनाया है। बसपा ने यहाँ से कृपाराम शर्मा को अपना कैंडिडेट बनाया है। एसपी सुनील चौधरी को अपना कैंडिडेट बना रहे। सुनील चौधरी साहब 2 बार यहाँ से चुनाव पहले भी हार चुके हैं। पंखुड़ी पाठक जो कभी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता होती थी और अब उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस को ज्वाइन किया है, उनको अपना कैंडिडेट यहाँ से बनाया है। आम आदमी पार्टी बहुत कुछ अच्छा नहीं करे, लेकिन कम से कम इन चुनाव के माध्यम से भविष्य की राजनीति के लिए एक दिशा तलाशने का प्रयास आम आदमी पार्टी कर रही है और वो गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारकर यहाँ जनता का मन ही टटोल सकेगी, उसके लिए बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं ये है। पंखुड़ी तो पाठक यहाँ का से बारे में बताइए, ये पंखुड़ी पाठक यहाँ से चुनाव क्यों लड़ रही है? सर एक तो कारण है कि यहाँ का कास्ट इक्वेशन। सबसे पहली बात तो है, यहाँ नोएडा को अगर प्रभावित करते तो सबसे पहले भाजपा। यहाँ सब मुद्दे गौण होते हैं, भाजपा अपना अपना मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बाहरी लोगों की तादाद है। ये औद्योगिक नगरी नोएडा है। उद्योगपति पूंजीपतियों का यहाँ एक गठजोड़ बहुत जबरदस्त है। यहाँ मुद्दे वो तय करते हैं। नोएडा प्राधिकरण विकास के मामले में सारी दिशाएं तय करता है। और दूसरा कारण है यहाँ पर स्वर्ण मतदाता, और स्वर्ण में भी ब्राह्मण मतदाता यहाँ सबसे ज्यादा है। पंखुड़ी पाठक सर यहाँ से नहीं है। पाठक तो वैसे ही है, दूसरे से आके बचे जैसे और लोग हैं, या बहुत अच्छी तादाद में ब्राह्मण मतदाता ऐसे हैं जो बाहर से आके बचे और आज नहीं तो ये भी भारी कैंडिडेट हुई। काफी अच्छा नाम बन गए हैं। जी बाहरी है ये भी। बाहरी के लिए तो यहाँ पर पंकज सिंह भी बाहरी है, लेकिन यह बाहरी का एक मुद्दा बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 70 से 75% मतदाता बाहरी ही है। तो यहाँ पर बाहर इस विधानसभा पर बाहरी होना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता है सर। या भाजपा अपना अपना मुद्दा है, ये इसकी स्थिति है। बहुत ज्यादा चर्चा इसमें नहीं होने की नहीं है। यहाँ से कहिए कि भाजपा का नाम ही अपना अपना कैंडिडेट हो जाता है। यहाँ से पंकज सिंह मेरे इसमें कंक्लूजन है, बहुत अच्छी मोर्चे से चुनाव जीत रहे हैं। दादरी के बारे में बताइए। हाँ सर, दादरी गौतम बुद्ध नगर का एक सांस्कृतिक, राजनीतिक और आपका वैचारिक केंद्र रहा है। हालांकि नोएडा बनने के बाद बहुत राजनीतिक चर्चाएं अब नोएडा की होने लगी, वरना दादरी को गुजरों की राजधानी कहते थे। जब मैं राजधानी की बात करता हूं तो यह इस पर जो कास्ट इक्वेशन, गुजर मतदाता बहुत अच्छी संख्या में, लगभग 1.5 से 2.25 लाख गुजर मतदाता है। लेकिन बाहरी चूंकि ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में ये दादरी विधानसभा पड़ता है, तो यहाँ भी लगभग धीरे धीरे नोएडा जैसे हालात हो रहे हैं, लेकिन अभी नोएडा नहीं बन पाया है दादरी पूरी तरह। एक बात यहाँ से बताऊं, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से अपने सिटिंग एमएलए तेजपाल सिंह नागर को अपना फिर से उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन ने यहाँ से राजकुमार भाटी को, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस के पर यह दीपक कुमार भाटी कांग्रेस के, जी दीपक कुमार भाटी है, और बहुजन समाजवादी पार्टी ने इस मनवीर भाटी को अपना कैंडिडेट बनाया। सर एक बात बता दूं, दादरी के अंदर ही मायावती का गृह जनपद है ये, और गृह तहसील है। गांव भी दादरी में पड़ता है, बादलपुर। एक समय था जब यहाँ 2007-12 से लेकर वो टाइम यहाँ सिर्फ मायावती के नाम पर ही चुनाव जीत लिया जाता था। मायावती का गृह जनपद था। लोग कहते थे भाई हम एमएलए नहीं, हम मुख्यमंत्री चुनेंगे। लेकिन जैसे ही हम उत्तर प्रदेश की चुनाव को लेकर चर्चा होती है कि मायावती पिछले कुछ सालों से बहुत निष्क्रिय तरीके से राजनीति में रही है, लो प्रोफाइल में चली गई है, और लो प्रोफाइल में चली गई, उसका असर पड़ा है। ये स्थिति है कि मायावती के करीबी लोग रहे। मुझे ये बताइए कि ये जो आप कह रहे हैं कि यहाँ बसपा वाले कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री चुनेंगे, तो यहाँ पर बसपा क्या 2017 से पहले लगातार जीत रही थी? बहुत अच्छी स्थिति से 2 बार यहाँ पर सतबीर गुर्जर जो बसपा के कैंडिडेट थे वो चुनाव जीतते थे। 17 से पहले 2 बार वो चुनाव जीते हैं सर। उससे पहले जेवर में मैं पहले बता चुका हूं, वेदराम भाटी भी चुनाव जीते हैं बसपा से, वो मंत्री। एक नोएडा सीट ऐसी है जो आज तक बसपा के हाथ नहीं लगी थी, मुख्यमंत्री मायावती के रहते हुए भी। तो मैंने जैसे बात कर रहे हैं कि लो प्रोफाइल में सीट चली गई, मायावती की निष्क्रियता है, तो 2012 से जो मायावती का साथ छोड़ने का
सिलसिला शुरू हुआ है वो अभी भी थमा नहीं है। इवन मायावती के गांव के ही बहुत चर्चित चेहरे रहे हैं, जो कि किठौर विधानसभा से बसपा के टिकट पर पीछे चुनाव लड़े थे। यहाँ जिला चेयरमैन के पति हैं, तो उन्होंने भी बसपा को छोड़ दिया और सपा को ज्वाइन किया। यह एक टेंडेंसी और देखने में आई है सर, राजनीतिक टेंडेंसी कि जो लोग बसपा को छोड़ रहे हैं या जो भाजपा का विरोध चलाते हैं वो लोग ज्यादातर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाजपा का कोई विरोध कर रहा है तो वो विरोध समाजवादी पार्टी कर रहे हैं, तो वो लोग अपना नया घर समाजवादी के तौर पर तलाशे हैं। तो दादरी में क्या सिचुएशन बन रही है इस समय? सिचुएशन ये है सर, यहाँ पर मिहिर भोज प्रकरण सबसे बड़ा, इस मुद्दे ने हर मुद्दे को पीछे। अच्छा, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कोई मिहिर सेना है, उसके प्रत्याशी चमन सिंह यहाँ पे कोई चुनाव लड़ रहे हैं, ये क्या है? या ये मिहिर भोज वाले प्रकरण के बाद कोई मिहिर सेना बन गई है? मैं बताता हूँ सर, ये मिहिर भोज प्रकरण के बाद मिहिर सेना को बना दिया और उसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। यहाँ सर जो चुनाव है वो चुनाव तेजपाल सिंह नागर और यहाँ पर राजकुमार भाटी के रूप में है। हाँ सर, जो काम यहाँ पर जेवर विधानसभा पर अवतार, अच्छा, एक थोड़ा सा मुझे एक थोड़ा सा स्पष्ट सुन देवेंद्र, एक थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए कि जो सपा और रालोद गठबंधन के यहाँ प्रत्याशी हैं तीनों, इनमें से क्या तीनों सपा के सिंबल पर लड़ रहे हैं या आरएलडी के सिंबल पर लड़ रहे हैं? नहीं सर, दो सपा के सिंबल पर है, सुनील चौधरी नोएडा से और राजकुमार भाटी दादरी से। अवतार सिंह बढ़ाना आरएलडी अवतार सिंह बढ़ाना आरएलडी के सिंबल, ठीक है। दादरी पे कंटिन्यू कीजिए। आरएलडी को से है सर, तो अब दादरी को कंटिन्यू करते हैं। तो जो काम सब बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए जेवर में अवतार सिंह बढ़ाना कर रहे हैं, वही काम तेजी से कर रहे हैं मनवीर भाटी समाजवादी पार्टी के लिए, गुर्जर वोटों का अपनी तरफ काटना। मैं बताऊं सर, यहाँ इस मुद्दे ने, मिहिर भोज प्रकरण ने हर मुद्दे को पीछे छोड़ दिया है। बहुजन समाजवादी पार्टी भी इस प्रकरण को, मनवीर भाटी भी उठा रहे हैं, लेकिन वो एक सॉफ्ट तरीके से उठा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरीके से मिहिर भोज प्रकरण का प्रचार कर रही है वो एक एग्रेसिव मोड में है, और इसका ये प्रभाव पड़ रहा है कि गुर्जर समाज का यूथ बहुत तेजी से समाजवादी पार्टी से जुड़ रहा है। लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट ये हो रहा है सर कि बैकफायर भी मुद्दा कर रहा है समाजवादी पार्टी को लेकर के, कि जो नॉन गुर्जर मतदाता हैं, खासकर ठाकुर और राजपूत, ये ना चाहते हुए भी ये अधिकांश रूप में भाजपा के लिए फेवर में लामबद्ध हो रहे हैं। हाँ, मिहिर भोज प्रकरण बहुत तेजी से यहाँ पर डेंट कर रहा है गुर्जर समाज में भारतीय जनता पार्टी को। और इसका एक जीता जागता उदाहरण सर मैं पूरा कर दूं, उदाहरण बता दूं, जहां गुर्जर गांव में भाजपा के उम्मीदवार तेजपाल सिंह नागर वोट मांगने गए हैं, तो देखा गया है कि गुर्जर युवाओं ने उनका डटकर विरोध किया है। और यही उदाहरण ठाकुर गांव में देखने को मिलता है, जब राजकुमार भाटी जो कि गठबंधन के उम्मीदवार है, वो ठाकुर गांव में वोट मांगने गए हैं, तो उनका जबरदस्त तरीके से विरोध किया है ठाकुर युवाओं ने। और बिसाड़ा गांव की घटना इसका ताजा उदाहरण है, बहुत तेजी से वायरल भी हुआ है। अच्छा, इसमें मैं आपको यहाँ देखना चाहूंगा कि चुनाव इसमें अभी इसमें मेरे ख्याल में अमित शाह गए थे शायद यहाँ पे प्रचार के लिए, डोर टू डोर कैंपेन के लिए गए थे, और उन्होंने मिहिर भोज पर बयान दिया था। क्या बयान दिया था उन्होंने, क्या कहा था? अभी इस पे मतलब बीजेपी का स्टैंड क्या है इस प्रकरण को लेकर? बीजेपी दरअसल क्या है, विपक्ष पूरे प्रकरण को बीजेपी के गले की हड्डी बनाना चाहता है। हालांकि इसमें मैं अपने पर व्यक्तिगत व्यू रखूं तो इसमें बीजेपी की बहुत, जब मुख्यमंत्री आए थे तो उन्हें भी इस प्रकरण के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन इसको लेकर के एक सिगुफा चलाया गया और फिर वो धीरे धीरे बहुत बड़ा बना। हालांकि जो लोग शुरू में इसको लेकर के बहुत राजनीतिक संभावना तलाश रहे थे, उनके भी हाथ इससे जले और फिर वो बैकफुट पे चले गए। अभी बीजेपी तो ये कह देती है भाई ये जांच का विषय है, कोर्ट में मामला है, और ज्यादा कहते तो कहते हैं भाई महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती, मिहिर भोज सब के हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह कहने की स्थिति में भी नहीं है कि ये गुर्जर जाति से बिलोंग करते हैं या ठाकुर से। वैसे सर मैं मिहिर भोज संस्था से पढ़ा हूं, अभी तक हमने भी चर्चा में ये तो कहने की स्थिति में कोई है ही नहीं, क्योंकि वो तो गुर्जर अपना बताएंगे और वो अपना बताएंगे, बाकी तो सब चुप ही रहेंगे इस पे। नहीं सर, समाजवादी पार्टी ने खुलकर स्टैंड इस पे लिया है, और अखिलेश यादव के ट्वीट भी आए थे इस पर कि अगर हम आते हैं तो गुर्जर सम्राट है, वो गुर्जर है। और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट खुल्लम खुल्ला कहते हैं यदि हम आए तो गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम की बड़ी प्रतिमा ग्रेटर नोएडा के किसी भी चौराहे पे लगाएंगे। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी जा रहे हैं। एक बात और है सर, अब मैं इनके पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर देख लेता हूं सर। राजकुमार भाटी का जो कि आप जल्दी से बताएं, वीडियो हमारा काफी लंबा हो गया है। हाँ जी, वो एक तो स्थानीय नेता है और बेबाक तरीके से अपना पक्ष रखते हैं। लेकिन नेगेटिव पक्ष इनका है सबसे बड़ा सर कि ये समाजवादी दादरी सीट पर
समाजवादी पार्टी का होना अपने आप में नेगेटिव जाता है सर। और एक बात और बताऊं, दादरी सीट पर गुर्जर भी दो जगह पटी है, यहाँ नागर गुर्जरों की और भाटी नागर गुर्जरों की बहुत बड़ी तादाद है। तो लास्ट में ये राजनीतिक चर्चा है, हालांकि नागर गुर्जर भी भाजपा उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि भाजपा उम्मीदवार खुद ना करें, लेकिन चर्चा यह है कि चुनाव से 2 दिन पहले जो नागर गुर्जरों की प्रवृत्ति रही राजनीतिक, वो अपने कैंडिडेट के पक्ष में मतदान कर जाते हैं। तो अगर ऐसा हुआ और तो भाजपा उम्मीदवार यहाँ से बहुत अच्छे से जीतने की संभावनाएं बन रही हैं। अगर नहीं हुआ तो सर यहाँ पर राजकुमार भाटी टक्कर देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी अंत में कहूंगा कि जीत भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की तरफ ही अभी मुझे दिखाई देती है। जब तीनों सीटों पे आपको लग रहा है कि बीजेपी पिछली बार की तरह ही इस बार जीतने में सफल रहेगी, ये मान लूं? 2 सीट क्लीन स्वीप है और दादरी सीट को थोड़ा टक्कर देने के बाद भी भारतीय जनता मतलब समाजवादी पार्टी गठबंधन टक्कर देता दिखता है, लेकिन अंत में मेरी तरफ से जो बदलाव की तरफ है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी सीट। चलिए देवेंद्र, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी और आप तो चूंकि वहां सारी चीजें सामने फेस कर रहे हो, तो आप बहुत डिटेल से मुझे बता गए। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया, लेकिन बड़ा मजा आया आपके साथ बात करने में। और आगे भी हम जब चुनाव कैंपेन आगे बढ़ेगा, आपसे हम जुड़ते रहेंगे। और मेरे से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।